नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे भारत का अपवाद तंत्र पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे भारत के अपवाद तंत्र से। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेनेशन प्लस विस्तार से क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी कोई भी भर्ती का क्वेश्चन अपवाद तंत्र से छूटे नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है। तो आपका दिमाग में हिट करेगा सबसे पहले तो ज्वार नद मुख होता क्या है। तो हम देखेंगे अभी ज्वार नद मुख किसे कहते हैं। उससे पहले हम थोड़ा पढ़ेंगे किसके बारे में, डेल्टा किसको कहते हैं। डेल्टा समझ में आ जाएगा तो ज्वार नद मुख आराम से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा किसको कहते हैं? जब ये नदियाँ चलती हुई अपने साथ अवसाद लाती है, बहुत ज़्यादा अवसाद लाती है, तो वो समुद्र की तरफ बढ़ती है और अपना अवसाद क्या होता है यहाँ पे निक्षेपित कर देती है। पहाड़ों से होती हुई वो अवसाद लाती है। जब समुद्र के किनारे पे मिलती है ना, उस टाइम क्या होता है, वो अपना अवसाद छोड़ देती है वहाँ पे। तो समुद्र किनारे और नदी के बीच में जो अवसाद बन जाता है उसी को क्या कहते हैं हम, डेल्टा कहता है। ऐसा स्थान जहाँ नदी का जल सागर से मिलता है। तो ये नदी का जल है और ये समुद्र का जल है। तो यहाँ पे जो जल मिलता है उसे डेल्टा कहता है। नदी के द्वारा बड़ी मात्रा में अवसाद जमा किया जाता है। तो यहाँ से नदियों के द्वारा अवसाद लाया जाता है और यहाँ पे आकर समुद्र के किनारे वो अवसाद को निक्षेपित कर देती है। नदी का वेग धीमा पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, इतना सारा अवसाद लेके आएगी तो मैदानी क्षेत्र में क्या होगा, वो अवसाद जमने के कारण नदियों का वेग या नदियों के चलने की स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ही धीमे पड़ जाएगी। उसे डेल्टा कहते हैं। ये एक प्रकार का इकोटोन होता है। इकोटोन क्षेत्र किसको कहते हैं आपको पता होगा। इकोटोन यहाँ पे एक स्वच्छ जल होगा, यहाँ पे एक क्या होगा, पीने लायक जल है नदियों का, यहाँ पे कई खारा पानी का जल है। तो इनके बीच का क्षेत्र होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जो अवसाद से भरा होता है उसको क्या कहते हैं अपन, इकोटोन कहता है। जहाँ लवणीय और स्वच्छ जल का मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा किसको कहते हैं। अब हमारा मेन फोकस किस पे होगा अभी, ज्वार नदमुख पर। तो ज्वार नदमुख किसको कहते हैं, ये रहा समुद्र अपना, ये नदी है। तो ज्वार यानी क्या होता है, अपना समुद्र अपना पानी का बहाव ऊंचा करता है, यानी कि ज्वार बनते हैं बड़े बड़े नद मुख, यानी कि नदी का मुख होता है ना, वो ज्वार जब ऊपर उठता है तो नदी के मुख में चले जाते हैं। नदी के मुख में चले जाते हैं तो ये खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिलता है ना, उसी को क्या कहते हैं अपन, ज्वार नद मुख कहता है। ऐसा क्षेत्र जहाँ नदी का जल समुद्र से मिलता है तथा समुद्र का खारा जल भी ज्वार की स्थिति में नदी में प्रवेश कर जाता है, ज्वार नद मुख कहलाता है। ये उन नदियों में मिलता है जिनमें अवसाद बहुत कम है तथा नदियाँ समुद्र के मिलने के स्थान पर कटाव करती है। ये काम मिलता है जब जहाँ अवसाद बहुत ही कम होता है, नदियों में गहरी और कम होती है और उसमें अवसाद बहुत ही कम होता है ना, उसमें क्या मिलता है, ज्वार नदमुख मिलता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है, ये दोनों क्या बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। एक तो ताप्ती बनाती है अपनी, एक बनाती है नर्मदा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील है अपनी वेम्बनाड झील, जो लंबाई में सबसे लंबी झील है। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है, बहुत ही ऊंचा जलप्रपात है, वो जोग जलप्रपात है। वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर क्या है, शिमोग जिले में स्थित है। शिमोग जिले में, कर्नाटक के शिमोग जिले में जोग जलप्रपात स्थित है, जो कौन सी नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब लेक यानी क्या होगी, झील होगी, और डिस्ट्रिक्ट यानी क्या होगी, नगरी कह सकते हैं अपन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट यानी जिले भी होते हैं, यानी कि झीलों की नगरी किसके रूप में जाना जाता है, तो नैनीताल को जाना जाता है।
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, अब दामोदर को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रलयकारी बाढ़ आती है, तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। तो इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, यानी कि किसी टाइम में भी यहाँ पे दामोदर में बाढ़ आ जाती है और बंगाल को क्या कर देता है, कुछ ही समय में तबाह कर देता है। तो आपको बताना है कि बीआर का शोक किसको कहते हैं। कल मैंने करवाया था, कितना आपने रिवाइज किया है वो आप बताना कि बीआर का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। इसकी कितने किलोमीटर है, ये 1465 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। निम्नलिखित में कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। अब आपको बताना है ये एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, इनकी सीमा पर स्थित है झील, उसका नाम क्या है। तो पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश में 97% और केरल में नहीं, तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश हो गया अपना, ये तमिलनाडु हो गया। तो पुलिकट झील कहाँ से निकलती है अपनी, मेनली आंध्र प्रदेश से निकलती है। 97% यूज पानी कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। 3% कौन करता है, तमिलनाडु करता है। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में कौन सी है। तो मध्य भारत से निकलकर गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है, मध्य भारत से निकलती है और गंगा में कौन सी नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, बेतवा नदी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना में या गंगा में मिल जाती है। तो बेतवा यमुना सहायक नदी है, यानी बेतवा किसकी नदी है, सहायक नदी, तो यमुना की सहायक नदी है। जो एमपी के होशंगाबाद जिले के विंध्याचल पर्वत से क्या करती है, निकलती है। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ स्थित है, एमपी के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ऐसी नदी का नाम बताना है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, जो कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कावेरी नदी एक ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत से तो निकलती है पर ये अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्याल क्या है, अब बताना आपको क्याल क्या है। क्याल कहो या खारे पानी की झीलें कहो, एक ही बात है। तो केरल के लेगून, लेगून यानी क्या होते हैं, खारे पानी के मैदान, उसको क्या कहते हैं, क्याल कहते हैं। तो केरल के लेगून होते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का कहाँ से उद्गम होता है, तो कैलाश पर्वत माला से सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल माना जाता है। निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी उद्गम में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको दिए हुए जलप्रपात, दूसरी तरफ नदी दिए हुए है, तो चार कोट में से बताना आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो हुंडरू श्रवण रेखा पर है, जोना राहू जोहना राहू नदी पर है, दसोंग कांची पर है, लोध बाकर नदी पर नहीं होकर कहाँ कौन सी नदी पर है, तो बूढ़ा नदी पर है। कौन सा बांध है, तो लोध बांध है, जो कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर है, बूढ़ा नदी पर। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है रजरप्पा, तो दामोदर और भेड़ा के संगम स्थल पर कौन स्थित है, रजरप्पा स्थित है। ये दामोदर आई इधर से भेड़ा आई, तो यहाँ पे कौन सा संगम है, जो जहाँ पे संगम बनता है वहाँ पे कौन है, रजरप्पा। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्न में से किन देशों से गुजरती है। तो उद्गम स्थल से लेकर
तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और कौन से देश से होकर ये गुजरती है वो आपको क्या बताना है? देश के नाम बताना है। तो चेमायुंगडुंग कहाँ पे है? चीन में है। चीन से होती हुई ये भारत में आती है। भारत में ये असम अरुणाचल प्रदेश होकर ये कहाँ जाती है? फिर सीधी चली जाती है बांग्लादेश में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करेंगे। चंबल नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है? अब बताना है आपको कि चंबल नदी कौन कौन से राज्यों से प्रवाहित होती है या फ्लो करती है। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जनापाह पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद ये राजस्थान और यूपी में चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फ्लो होती है कौन सी नदी? चंबल। भारत के किन राज्यों में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है अपने? तो चिल्का झील है। चिल्का झील है जो सबसे खारी झील है। वो कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी जानी जाती है। अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो अमरावती हो गई, लोकपावनी हो गई, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, कबानी हो गई, स्वर्णवर्ती हो गई, अमरावती हो गई, भवानी हो गई, मूसी हो गई। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सारी किसकी है? कावेरी की। अमरावती, भवानी, हेमवती, कबानी, अक्रावती कह सकते हैं, स्वर्णसिरी भी कह सकते हैं अपन। और कौन सी नदियाँ इसमें? हेमवती भी है, लोकपावनी भी है। ये सारी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी की नदी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अपवा क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम एकदम बिल्कुल करेक्ट है? तो अपवा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? तो इसको आप उल्टा कर देना कि सबसे घटते क्रम में, मतलब ये सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है और उसके बाद कौन सी है। तो सबसे बड़ी कौन सी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी। तो सबसे बड़ी गोदावरी है, जिसका अफवाह क्षेत्र कितना है? 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? अफवाह क्षेत्र है। उसके बाद कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का कितना है? 2.59 लाख किलोमीटर। उसके बाद महानदी है, उसका कितना है? 1,42,000 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटी नदी है, उसका अफवाह क्षेत्र है, उसका है कावेरी का 81,155 वर्ग किलोमीटर। तो आप इनके किलोमीटर जरूर देख लेना, कोई स्टेट एग्जाम में पूछ ही लेंगे या पूछते रहते हैं कोई फंसाने के लिए कि कितना आपके पास नॉलेज है। तो सबसे बड़ा गोदावरी का होता है कितना? 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर। 2.59 लाख किलोमीटर तो कृष्णा नदी का है। गोदावरी का है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। और महानदी का कितना है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा अफवाह क्षेत्र किसका है? तो कावेरी का है 81,155 वर्ग किलोमीटर। तो इसकी एक ट्रिक भी देख लेते हैं अपन, ताकि ये आसानी से अपने को क्या रहे, याद रहे। इसके लिए ट्रिक है जीके एमके। जीके को कौन पढ़ता है? तो एमके पढ़ता है जीके को। गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो ये आप ट्रिक याद रखना, इसको स्टार मार्क लगा लेना। जीके एमके। जीके कौन पढ़ता है? तो एमके पढ़ता है। महानदी की अफवा द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है? तो महानदी का अफवा द्रोणी का संबंध किन राज्यों से है वो आपको बताना है कि महानदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो केवल 2, 3 और 4। तो महानदी कहाँ से
छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र और उड़ीसा से। तो आप बताएंगे अब कमेंट करके कि महानदी का उद्गम क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, या कहाँ से इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है महानदी का। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को टिक कीजिए। तो नदी के चैनल वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बाहु प्रवृत्ति कहते हैं। तो नदी के चैनल यानी कि जल प्रवाह को नदी का बाहु क्षेत्र कहते हैं। तो ये नदी का चैनल हो गया। तो ये वर्ष पर्यंत चलता है यानी कि पूरे साल चलता है, उसके प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो बाहु क्षेत्र कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रवृत्ति केवल हिमनदों के पिघलने की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी हो जाती है, कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है, तब भी इनका मात्रा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये गलत है आपका। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उनका बहाव किससे निर्धारित होता है या नियंत्रित होता है, तो वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे बाढ़ की स्थितियाँ भी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो केवल 1 और 3, गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है। तो कौन से महीने में गंगा नदी में सबसे कम पानी होता है या जल प्रवाह होता है यानी कि जल बहता है, कौन से महीने में, तो जनवरी से जून तक क्या होता है, यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है तो बरसात हो नहीं पाती है। तो गंगा क्या होती है, वो अपना बहाव क्षेत्र बहुत ही कम होता है उसका बहाव क्षेत्र। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। अब आपको बताना है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी हुगली की क्या है, सहायक नदी है। तो दामोदर को क्या कहा जाता है, अपना बंगाल का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा जल प्रपात शरावती नदी पर है। तो आपने पहले कर लिया था, शिमोगा जिले पर कर्नाटक में स्थित है जोग जल प्रपात, वही क्या है, शरावती नदी पर है। एक सूची में आपके जिले दी हुई है, दूसरी सूची में क्या दिए हुए, राज्य दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, मिलान करना है इनका। तो लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। तो ए में क्या हो गया, 2 हो गया, बी में क्या हो गया, ए हो गया। भीमताल कहाँ पे है, भीमताल है उत्तराखंड में। और पुलिकिट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो सी में 3 हो गया और डी में क्या हो गया, 4 हो गया। तो बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को क्या करना है, आपको छांटना है। तो जिलों के बारे में कथन दिया हुआ है, विषभ नदी तटीय क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। तो बिल्कुल करती है। तो विषभ नदी ये आती है, ये विसर्प करती हुई या विसर्पण करती हुई सांप की तरह चलती हुई नदियाँ आती है। ये तटीय क्षेत्रों में, ये क्या है, भारत के तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे कटकर, यहाँ पे जमीन क्या होती है, कट जाती है। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं, यानी कि गाय के खुर की तरह क्या बन जाती है स्थिति, स्थलाकृति बन जाती है। उसी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो बिल्कुल करेक्ट है। स्पीड तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते ये। तो स्टेटमेंट केवल एक सत्य हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सी लेगून है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की नदियां हैं। तो एक तो हो गई अपना चिल्का झील, एक हो गया पुलिकिट और एक हो गया कोल्लर झील। पेरियार क्या है, मीठे पानी की झील है। तो 1, 2 और 3। तो चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। पुलिकिट अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। कोल्लर झील कहाँ है स्थित है, ये आप कमेंट करेंगे। तो कोल्लर झील आप कमेंट करेंगे और मैं बता ही देता हूँ कि तो कोल्लर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं। पहले खारे पानी की झीलें देख ली हमने, तो अब क्या देखेंगे अपन, मीठे पानी की झीलें देखेंगे। डल झील जम्मू कश्मीर, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर, भीमताल उत्तराखंड, बड़ा पानी
बड़ा पानी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये पांचों जिले हैं जो क्या है, मीठे पानी के जिले हैं, तो उपयुक्त है सभी जिले। इनके अलावा नैनीताल एक और लिख लेना इसमें आप, नैनीताल झील भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, और ये भी क्या है, मीठे पानी की झील है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो नदी झीलें नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, तो ये झीलें आ रही है, ये नदी है, तो यहाँ पे झीलें आकर मिल जाती है तो उसका बहाव क्षेत्र एकदम बढ़िया तरीके से चलता है और सुचारू चलता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, झीलें बाढ़ को रोकती है, ये भी बिल्कुल सही है। आपके झीलें आती है तो नदी में मिलती है, तो वो क्या करती है, अपना पानी नदी में और तेज जाता है, और तेज जाते वो समुद्र की तरफ बढ़ जाता है, तो बाढ़ को रोकती है। झीलें अपने पास की जलवायु को सामान्य बनाती है, तो झीलें अपने पास की जलवायु को क्या बनाती है, सामान्य बनाती है। झीलें जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, तो उपयुक्त है डी। चारों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, करेक्ट है। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? गोविंद सागर का झील का संबंध कौन से डैम से है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बांध से है। गंगा कार्य योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ किया था, बिल्कुल सही है, 1985 में आरंभ हुआ था। और बंद कब हुआ था? 31 मार्च 2000 में ये क्या हो गया था, बंद हो गया था। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, तो बिल्कुल सही है आपका। तो दूसरे चरण में इसको क्या कर लिया था, शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो 1 और 2। सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, तो आपको बताना है सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो नर्मदा नदी पर क्या अवस्थित है, सरदार सरोवर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे बड़ी कौन सी नदी हो जाएगी प्रायद्वीपीय की, गोदावरी हो जाएगी। उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी। तो जीके एन के, तो जीके किस में आ रहा है, तो दो किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 2 3, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है, अभी आपने देखी थी। कृष्णा की कितनी है, 1401 है। नर्मदा की कितनी है, 1312 किलोमीटर है। ये लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है। वो क्या था, अफवाह क्षेत्र था। तो कावेरी की कितनी लंबाई है, तो 800 किलोमीटर लंबी नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां को अपने को बताना है। तो वर्धा हो गई, प्राणहिता हो गई और मंजीरा हो गई। तो 1 2 4 ये, उसके अलावा भी गोदावरी की पूर्णा हो गई, जैसे वेणगंगा, पैणगंगा, वर्धा, मंजीरा, प्राणहिता, ये सब किसकी है, इंद्रावती, ये सब किसकी है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। एक कथन दिया हुआ है और उसका रीजन भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि अजारसन यानी कथन कारण का सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ पूरे साल बहती है। तो कावेरी नदी क्या करती है, पूरे साल बहती है, बिल्कुल सही है, कम उतार चढ़ाव होता है इसमें। कावेरी नदी के अपवा क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून और निचले क्षेत्रों में पूर्व मानसून से वर्षा होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है इसका। ये कथन भी सही है और कारण भी क्या दिया हुआ आपका, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी
है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा। लक्ष्मण तीर्थ ये किसकी नदी है? सहायक नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी कृष्णा की है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। सी नहीं होगा, यहाँ पे भीमा है ना, इसकी सहायक नदी नहीं होगी कृष्णा की। तो इसमें 1 2 3 4 ये भीमा भी होगी, मालप्रभा, तुंगभद्रा, लक्ष्मण तीर्थ, मूसी, डोन, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, ये सब की किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं। तो ये सब कृष्णा नदी की है। कौन सी? मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, डोन, मूसी, ये सब किसकी नदियां हैं? कृष्णा नदी की है। तो लक्ष्मण तीर्थ हो गई कावेरी की सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्थ किसकी नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्थ हो गया, लोकपावनी हो गया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें 4 नंबर नहीं होगा, 1 2 और 3 होगा। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की क्या है? कपिली सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदियाँ हैं? और भी जो सहायक नदियाँ हैं, तीस्ता हो गई, मानस है, जिया बरेली है, पिथुमारी भी है, धनसिरी भी है, दिबांग भी है, लोहित भी है, कामेग भी है, सुबनसिरी भी है। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो इनमें 4 नदियां दिए हुए है और 4 ही क्या दिए हुए? सहायक नदियां दिए हुए। तो उनमें बताना है सुमेलित कौन सा है। तो महानदी की सहायक नदी हसदो है। कृष्णा प्राणहिता, कृष्णा की प्राणहिता नहीं होती है, प्राणहिता है गोदावरी की। गोदावरी की मूसी होती है। मूसी हमने देखा था अभी कृष्णा नदी की होती है। और ओंग, तापी की ओंग नदी नहीं होती है। ओंग नदी किसकी होती है सहायक नदी? तो महानदी की होती है। तापी की सहायक नदियाँ होती है, वो होती है वाकी होगी, आनेर हो गई, गोनई हो गई और अरुणावती हो गई। एक बार वापस देख लेते हैं इसको, कौन कौन सी नदियाँ हो गई जो तापी की सहायक नदियाँ हैं। तो एक तो हो गई वाकी हो गई, ये सब तापी की नदियाँ हैं ना। आनेर हो गई, अरुणावती हो गई और एक क्या हो गई? गोनई हो गई। ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? अपने तापी की नदी सहायक नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो महानदी है। इनमें गोदावरी 1465, कृष्णा नदी की 1401 है, नर्मदा की कितनी हो गई? 1312 किलोमीटर। महानदी की बहुत ही कम होती है, 1265 ये इतनी होती है। ये डाटा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप देख लेना कि महानदी की कितनी होती है लंबाई। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऐसा कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाकर ज्वारनदमुख बनाती है? तो नर्मदा और तापी। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के उत्थान के पहले से ही ये नदी क्या है यहाँ पे चल रही होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्ववर्ती नदी है? तो गंगा नदी है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं हमारे। कल हमारा टॉपिक होगा क्लाइमेट, यानी कि जलवायु पे हम करेंगे MCQ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।